हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यदि आप आज फ़ोन पे बात कर पा रहे हैं या मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस देख पा रहे हैं या जो भी आप अपने जीवन में टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब देन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, क्या स्पेस क्या है, और इसमें जो भी ऑर्बिटल्स हैं, कक्षाएं हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी बदौलत आज ये सब कुछ संभव हो पाया है कि आज हम इतनी मिसाइल लॉन्च कर पा रहे हैं। इसरो, डीआरडीओ जैसे संस्थान जिन्होंने भारत की प्रगति को एक नए स्तर पर लेकर गए हैं, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 है। हम पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करेंगे जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के अकॉर्डिंग होगा। तो मैं पूजा सिंघई विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना ज़रूरी है कि इसरो कैसे बना। क्या सबसे पहले इसरो ही बना था या इसरो के पहले भी कुछ संस्थाएं थीं? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो शुरुआत होती है वो होती है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। 1962 में स्थापना होती है। इसमें किसकी सहायता से होती है? तो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं जो डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हें भारतीय अंतरिक्ष का जनक भी कहा जाता है। तो इनकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना होती है। ये 1962 याद रखिएगा। इसके बाद आती है 1969। 15 अगस्त 1969 को इस जो अनुसंधान समिति बनी है, इसी का पुनर्गठन किया जाएगा और उसके बाद किसकी स्थापना होगी? इसरो की स्थापना होगी। ओके। फिर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंतरिक्ष आयोग तथा अंतरिक्ष विभाग बनाया गया 1972 में। सबसे पहले आपको पूरे डेट याद करनी है, 1962, देन 1969 और थर्ड क्या है? 1972। तो अब अंतरिक्ष विभाग बन गया है। इसके बाद क्या होगा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 से कहाँ पर होगी? तिरुअनंतपुरम में स्थित सेंट मैरी मैगडेलन चर्च है। देखिए, जब भारत, अब ये बात है कब? चाइना युद्ध के बाद, जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, उसके बाद। तो अभी भारत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम अलग से पूरा सेंटर बना सकें। तो एक तिरुवनंतपुरम में एक चर्च थी जिसका नाम था मैगडोलन चर्च। वहाँ से एक कमरा बनाया गया था, वहाँ से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था। और इसके बाद आपने अगर मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि जब फर्स्ट मिसाइल लॉन्च हुई थी तो उसको किस तरीके से एक साइकिल पर रखा गया था और फिर उसको लॉन्च किया गया था। तो इसरो का जो सफ़र है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, काफ़ी मोटिवेटिंग रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत कुछ सिखाने वाला भी है। तो 1963 में फर्स्ट मिसाइल लॉन्च हुई जो देश का पहला साउंडिंग रॉकेट था, जिसका नाम था नाइक एपास। ये अमेरिका निर्मित अंतरिक्ष विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिनसे प्रश्न आते हैं, हम उन पॉइंट को याद करेंगे। सबसे पहले जो हुआ था 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च हुआ था। स्पुतनिक 1 जो पूर्व सोवियत संघ है, यूएसएसआर जिसे बोलते थे, उस यूएसएसआर द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित, मतलब अंतरिक्ष में लॉन्च पहला सैटेलाइट जो था वो स्पुतनिक 1 था। फिर स्पुतनिक 2 लॉन्च हुआ जिसमें अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते, इसका क्या नाम था? लाइका को ले जाने वाला जो उपग्रह था वो कौन था? स्पुतनिक 2 था। फिर स्कोर 1958 में अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला कम्युनिकेशंस और सैटेलाइट था, उसका क्या नाम था? स्कोर था। फिर लूना थर्ड का संबंध किससे था? तो पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा पर जो चित्र, मतलब चंद्रमा का जो छाया चित्र है, फोटोग्राफ है, वो खींचकर पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ते थे। मतलब चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे थे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देते थे, मतलब जो हिडन थे, हम अर्थ से उसका जो स्ट्रक्चर है वो पता नहीं कर सकते थे। तो वो फोटोग्राफ्स लाने का काम किसने किया था? लूना थर्ड ने किया था। फिर वोस्टॉक वन जो है ये सोवियत संघ की यूरी गागरिन का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने पृथ्वी का एक परिक्रमण पूरा कंप्लीट किया था।
मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा करने वाले ये व्यक्ति थे यूरी गागरिन, इनका नाम याद रखिएगा। फिर वोस्टॉक 6 के द्वारा पहली महिला गई थी जिनका नाम था वेलेंटीना टेरेस्कोवा। ये प्रश्न भी पूछा गया है तो याद रखिएगा वेलेंटीना टेरेस्कोवा का नाम। फिर इंटेलसेट जो है वो किस लिए यूज हुआ, तो वो पहला व्यावसायिक उपयोग वाला संचार उपग्रह था, कमर्शियल कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट था इंटेलसेट। बोनेरा थर्ड, इसका संबंध बोनेरा जो है ये वेनेरा, ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो पहली बार अंतरिक्षयान जो किसी अन्य ग्रह, मतलब पहले तो चंद्रमा पर गए फिर शुक्र ग्रह पर गए, तो बोनेरा थर्ड का संबंध शुक्र ग्रह से है। फिर लूना 9, तो लूना से आप समझ गए होंगे, अभी हमने याद किया था कि जो फर्स्ट जीप गया था, जो डॉग गया था, वो लूना से गया था, तो लूना 3 था वो, ये लूना 9 है। तो चंद्रमा के तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, क्योंकि लूना 3 अभी हमने पढ़ा था, लूना 3 से हमने क्या किया था कि चंद्रमा, सॉरी, वो जो कुत्ते को लेकर गया था अंतरिक्ष में वो स्पुतनिक सेकंड था, और जो लूना थर्ड था उससे हमने क्या लिए थे, चंद्रमा के उस भाग के फोटोग्राफ्स लिए थे जिनको हम नहीं देख सकते थे। तो लूना थर्ड से चंद्रमा से रिलेटेड है, चंद्रमा के फोटोग्राफ्स लिए, और फिर लूना 9 से क्या किया, सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है लूना 9। फिर अपोलो 11 पूछा जाता है। अपोलो 11 में क्या था कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव थे। इसके बाद जो दूसरे मानव थे वो थे एडविन एल्ड्रिन। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो दुनिया जानती है, लेकिन केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था एडविन एल्ड्रिन, इनका नाम आप याद रखिएगा। ओके, तो क्या ये आपको याद हो गए हैं? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। स्पुतनिक 1 जो फर्स्ट सैटेलाइट था और ये रशिया का सैटेलाइट था। स्पुतनिक 2 से क्या गया था, अंतरिक्ष में पहला जीवित कुत्ता लाइका गया था। फिर स्कोर थर्ड ये कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट था। लूना थर्ड जो है वो पहला अंतरिक्ष यान वाला चंद्रमा पर फोटोग्राफ्स जिसने लिए, लूना थर्ड। फिर वोस्टॉक क्या था, ये यूरी गागरिन जिन्होंने सबसे पहले चक्कर लगाया था, पूरी अंतरिक्ष यात्रा कंप्लीट की थी। वोस्टॉक 6 से गई थी महिला, कौन सी, क्या नाम था उनका, तो ये सब हम अभी रशिया की हेल्प से कर रहे हैं, वेलेंटीना टेरेस्कोवा। लेकिन उस टाइम पे याद रखिएगा रूस नाम का कोई देश नहीं था। रूस तो 1991 में जब विघटन हुआ उसके बाद बना, इसका नाम था यूएसएसआर, मतलब सोवियत संघ। फिर इंटेलसेट कमर्शियल सैटेलाइट था, और वोनेरा थर्ड जो था वो शुक्र ग्रह वाला सैटेलाइट था, मतलब पहली बार अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह पर उतरा लूना 9 के द्वारा, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। देखिए, यदि आप ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपको टफ लग सकता है, लेकिन जब आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे और आप पूरा आगे तक का इसरो का, डीआरडीओ का और अन्य एजेंसी का सफ़र पढ़ लेंगे ना, तो फिर आपको ये बहुत हैवेक्चुअल लगने लगेगा, आपको लगेगा कि ये सब तो आप रोज पढ़ते रहते हैं। फिर आए दिन आप सैटेलाइट के नाम सुनेंगे कि पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये सब जो है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे। चलिए फिर आगे देखते हैं कौन कौन से जो केंद्र हैं इसके, अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयाँ। तो सबसे पहले विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। और ये क्या काम करता है, तो यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान और जो प्रक्षेपण यान है, मतलब जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं उनकी विकास परियोजना, मतलब उनको बनाने का और उनकी क्रियान्वयन का काम कौन करता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से सैटेलाइट बनाए जाएंगे, तो जैसे एसएलवी है, एएसएलवी है, पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, जितने भी सैटेलाइट हैं तो वो सब इसी केंद्र से विकसित किए जाते हैं। भाभा विक्रम साराभाई सैटेलाइट सेंटर, याद रखिएगा इसे वीएसएससी भी बोलते हैं। फिर इसरो उपग्रह केंद्र, तो इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये बेंगलोर में स्थित है। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के जो भी डिज़ाइन बनाए जाते हैं उनकी जो टेस्टिंग की जाती है और जो मैनेजमेंट का कार्य किया जाता है तो वो कहाँ पर किया जाता है, इसरो उपग्रह केंद्र में किया जाता है जो बेंगलोर में स्थित है। फिर आता है सैक मतलब क्या होता है, सैटेलाइट स्पेस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर।
अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में है। तो देखिए अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है तो ये बहुत ही अहम होगा, तो अहमदाबाद में है। ओके, इस केंद्र के प्रमुख कार्यों के दूरसंचार और टेलीविज़न में उपग्रह का उपयोग, मीन्स जो कम्युनिकेशन में और टेलीविज़न में जो सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए जो रिमोट सेंसिंग होती है, या फिर मानव विकास भूमापन होता है, या फिर इन्वायरमेंट का आपको ऑब्जर्वेशन करना है, तो उस सब के लिए अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। फिर शार क्या है? तो ये शार जो है इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। जो भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं तो आंध्र प्रदेश का जो पूर्वी तट है वहाँ से लॉन्च होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों के द्वारा पृथ्वी पर परीक्षण किया जाता है। तो याद रखिएगा कि शार कहाँ पर स्थित है, तो शार जो है वो श्रीहरिकोटा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। फिर लिक्विड जो द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र है, लिक्विड प्रिपल्सन सैटेलाइट सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा इसको भी। फिर इसरो टेलीमेट्री निगरानी केंद्र ये बेंगलोर में स्थित है। फिर जो है मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन में स्थित है। इस तरीके से आप सिर्फ ये याद कर लीजिए कि कौन सा सेंटर कहाँ पर स्थित है। इसमें इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे तो नहीं, लेकिन चूंकि ये मेंस का भी टॉपिक है और मेंस में आपको 3 नंबर में ऐसे ही पूछ सकता है कि दूरसंचार राष्ट्रीय एजेंसी, अब इसको आपको 3 मार्कर में लिखना है। तो जब तक आपको एटलीस्ट 2-3 पॉइंट पता नहीं होंगे तब तक आप कैसे लिखेंगे? तो NRSA राष्ट्रीय दूरसंचार एजेंसी कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। ओके, फिर जब हम मेंस के अकॉर्डिंग और डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर और अच्छे से पढ़ेंगे इसको डिटेल में, एक एक एजेंसी को पढ़ना पड़ेगा हमें। फिर आर्यभट्ट, आर्यभट्ट पूछा गया है पेपर में कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित जो प्रथम सैटेलाइट था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ? तो 19 अप्रैल 1975 को। किसकी मदद से? तो USSR की मदद से। बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र है वहाँ से लॉन्च हुआ था। ओके, तो इसको याद रखिएगा। फिर जो आप जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना आप स्पेस को नहीं समझ सकते, कि जो सैटेलाइट के प्रकार किस तरीके से होती है, कौन कौन सी जो उपग्रहों के प्रकार हैं उनको कौन कौन सी कक्षाओं में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए परिक्रमा पथ के मापदंडों के अनुसार, मतलब जैसे जो सैटेलाइट क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसके आधार पे जो सैटेलाइट है उसको 4 क्लास में क्या किया है, क्लासिफाई किया है। सबसे पहले होते हैं लो ऑर्बिट सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। देखिए ये बहुत हिंदी जो है बहुत क्लिष्ट है, आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट पढ़ें तो आप हिंदी की जगह अगर इंग्लिश शब्दों का यूज़ करते हैं और आप इसको देवनागरी में यदि पेपर में लिखते भी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, उसमें आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। तो इंग्लिश टर्म याद रखिए क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा हिंदी में। तो सबसे पहले जो है वो निम्न भूकक्षीय कक्षा, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। ये क्या होते हैं? इस प्रकार के सैटेलाइट एक अंडाकार कक्षा में, इस तरीके से अंडाकार कक्षा में सामान्यतः 200 किलोमीटर से 600 किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होते हैं। मीन्स यदि आपको 200 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक की रेंज का कोई सैटेलाइट अगर भेजना है तो आप उसको किस कक्षा में भेजोगे, किस क्लास में भेजोगे, किस ऑर्बिट में? मीन्स लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में उसको हम भेजेंगे। फिर सेकंड नंबर का है सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट, जिसे बोलते हैं सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह। इस प्रकार के सैटेलाइट में बस आपको ये याद रखना है कि दूरी क्या है, मतलब किस रेंज में। तो अभी ये 500 से 1000 किलोमीटर तक में अपना काम करते हैं, और इस प्रकार के जो सैटेलाइट होते हैं वो जो पोलर कक्षा होती है, पोलर क्लास में नॉर्थ से साउथ की ओर चलते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर इसमें कौन कौन से सैटेलाइट जो PSLV वगैरह है तो उसको इसी मतलब कौन से सिंक्रोनस में छोड़ा जाएगा। फिर जियो सिंक्रोनस क्या होते हैं? भूतुल्यकालिक उपग्रह। इस प्रकार के उपग्रह में वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई में एक निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं।
तो ये क्या होते हैं, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट में याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर। फिर से हम रिवाइज करते हैं कि हमने लो अर्थ ऑर्बिट में कितना याद किया था, 200 से 600 किलोमीटर। फिर सिंक्रोनस में क्या याद किया था, 500 से 1000 किलोमीटर। और फिर भूतुल्य कालिक में मतलब जियो सिंक्रोनस में पड़ा था 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसमें सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। एक होता है लॉन्ग एलिप्टिकल मोनेलिया ऑर्बिट, इसमें जो 36,000 से जो अधिक ऊंचाई के रहेंगे वो इसके अंतर्गत लॉन्च किए जाएंगे। फिर भास्कर 1 कब लॉन्च हुआ, तो जो भास्कर 1 है वो 7 जून 1979 को यूएसएसआर की मदद से लॉन्च किया गया था। फिर भास्कर 2, तो ये सभी जो अभी तक हम कर रहे हैं वो यूएसएसआर की हेल्प से ही कर रहे हैं। फिर रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह क्या होते हैं, तो जो SLV-3 के द्वारा ये लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, और इस श्रृंखला के बहुत सारे आए थे, मतलब SLV-3, फिर इसके बाद में रोहिणी 1, रोहिणी 2, इस तरीके से रोहिणी श्रृंखला के सैटेलाइट लॉन्च हुए थे। फिर इसके बाद में आपको पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आता है एपेल क्या है, प्रायोगिक संचार उपग्रह। ओके, ये भारत का जो पहला संचार जो कम्युनिकेशन वाला सैटेलाइट था वो कौन सा था, वो एपेल था, जिसे भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया गया। इसकी डेट भी याद रखिएगा कि एपेल को कब लॉन्च किया गया था, 19 जून 1981 को। 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था, इसको याद करिएगा। फिर अभी हमने पढ़ा कि रोहिणी के बहुत सारी सीरीज बनी थी, तो विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला जिसे हम बोलते हैं स्रॉस, इस श्रृंखला का उद्देश्य 100 से 150 वर्ग तक के उपग्रहों को क्या था, जो सैटेलाइट को लॉन्च करना था। तो फिर इसी में बना था ASLV। अब ASLV क्या है, जो ASLV है वो रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के द्वारा ही खोजा गया था, तो ASLV द्वारा छोड़ा गया था। इसके तहत जो ASLV होता है, इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह स्रॉस 1, स्रॉस 2, स्रॉस 3 और स्रॉस 4 रहे थे, जिसमें स्रॉस 1 और 2 जो था वो असफल रहा था। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, ये जस्ट मैंने पढ़ दिया है। फिर इसके बाद आते हैं भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट प्रणाली। तो इनसैट प्रणाली किस लिए यूज होती है, यह कार्यक्रम जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है। तो इनसैट प्रणाली का भी यूज किसके लिए किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद में आपको याद रखना है मैटसेट पेपर में पूछा गया है, तो मैटसेट मौसम से रिलेटेड है, आप बस इतना याद कर लीजिए। और इसको 12 सितंबर 2002 में लॉन्च किया गया था। फिर कॉर्टोसैट क्या है, कॉर्टोसैट देश का प्रथम सैटेलाइट है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है कि प्रथम जो मैपिंग सैटेलाइट था वो कौन सा था, कॉर्टोसैट था। ओके, फिर इतने नाम आपको याद होने चाहिए। ये आपको अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो इतना भी टफ नहीं है। फिर 2019-20 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए कौन कौन से सैटेलाइट हैं, तो इसको हम अलग अलग सीरीज में बनाएंगे। अगर एक ही दिन में आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसका हम नेक्स्ट जो सेकंड सीरीज बनेगी उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।